Good morning. Welcome back to philosophy class. Today I am going to explain what is a moral judgment and how it is differ from legal or logical judgment. In the Western ethics, we know very well that judgment plays important role in our life and the impact is very important what we see in the society. नीति शास्त्र में हमारे नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और नैतिक निर्णय किस प्रकार वैधानिक तथा तार्किक निर्णय से भिन्न है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका निर्णय, उसका आचार व्यवहार आचरण, उसके हर क्रियाकलाप ना स्वयं को बल्कि समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चूँकि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और साथ ही साथ वो नैतिक प्राणी है, तो समाज में एक जो आदर्श सोच होता है, उसके साथ चलना और किस प्रकार हम समाज को ऐसा कार्य करें जिससे समाज को हमेशा एक दृष्टिकोण मिले, समाज को एक ऐसा संदेश जाए जिससे समाज दिन प्रतिदिन प्रगति करे और समाज में उसका अच्छा असर पड़े। हमारे जो आचरण होते हैं वो अच्छा है, बुरा है, गंदा है, उत्तम है, सभी तरह का होता है। कभी कभी हम अपने आचरण से प्रशंसा भी मिलती है हमें, तो कभी निंदा का भी सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत अच्छे कार्य को शुभ, उसके विपरीत हिंसा जब करते हैं उसको अशुभ माना जाता है, या बुरा आचरण करते हैं या ईर्ष्यात्मक सोच रहकर आचरण करते हैं, ये इसको बुरा माना जाता है। पुनः माता पिता का सेवा करना इसे शुभ माना जाता है। और हम समाज में कोई उन अच्छे कार्य करते हैं जिसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो समाज के लिए आदर्शात्मक कार्य होते हैं। आप अगर देखा जाए तो हमारा महात्मा गांधी के जो कार्य हैं उसको समाज शुभ मानता है। वही दुर्योधन का कार्य जो महाभारत में चर्चा की गई है, जो एक अहम पात्र है, उसके कार्य को अशुभ माना जाता है या उसके नैतिक निर्णय उसे अन्यायी और अधम के रूप में माना गया है। उसी प्रकार रावण के कार्य को अधम भी माना गया है। तो नैतिक निर्णय जो होता है ऐच्छिक कर्मों का ही हम, जैसे कि पिछले वर्ग में मैंने चर्चा की, जितने भी नैतिक निर्णय होते हैं वो आपके ऐच्छिक कर्म की ही विश्लेषण करते हैं। जब आपका कर्म ऐच्छिक होगा तो आपके निर्णय को नैतिक माना जाएगा और आपके कर्मों के लिए उसे उत्तरदायी भी ठहराया जाएगा। अगर आपका कार्य ऐच्छिक नहीं है तो आपको पूरी तरह से नैतिक रूप में जिम्मेवार और उत्तरदायी भी ठहराया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐच्छिक कर्मों को शुभ अशुभ उचित अनुचित के द्वारा हम उसका मूल्यांकन करते हैं। किसी व्यवहार के सत्य और बाध्यता, उसके विपरीत उसके गुणों और उसके जो विशेषताएं हैं उसका विश्लेषण के आधार पर उसके द्वारा किए गए कार्यों का हम निर्णय लेते हैं। तो जो नैतिक निर्णय होता है वो निर्णय हमारे विचार, हमारी मानसिक प्रक्रिया और हमारे सोचने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी नैतिक निर्णय ऐसा होता है कि जो परिस्थिति में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन अगर हम बिना प्रभावित हुए हम ऐच्छिक रूप से स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं, तभी वो कार्य के लिए हमें जिम्मेवार ठहराया जा सकता है और हमारे निर्णय को नैतिक कहा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा हमें आ करके कोई सवाल पूछता है और हम उसका बिना किसी सोचे समझे अन्यथा सोचे समझे हम उसका निष्पक्ष भाव से उत्तर देते हैं। वो सहयोग मांगता है, हम सहयोग करते हैं, या किसी विषय पर निर्णय मांगता है और हम स्वेच्छा भाव से स्वतंत्र होकर निर्णय करते हैं, तो हमारा कार्य ऐच्छिक होगा।
अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इसमें क्या-क्या आवश्यक होता है नैतिक निर्णय के लिए। सबसे पहले इसमें एक निर्णय करने वाला एक निर्णायक होता है। इसके अलावा बुद्धि संपन्न व्यक्ति ही उसका निर्णय कर सकता है, जिसके पास उसका ज्ञान हो और ऐच्छिक उसका कार्य ऐच्छिक हो। दूसरा, उसके कर्मों के लिए स्वयं उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तीसरा, उसका निर्णय किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर नहीं होना चाहिए। चौथा, कि वो किसी दबाव में लिया गया निर्णय नहीं होना चाहिए। यानी एक किसी विषय पर दिया गया निर्णय उसके ऐच्छिक क्रिया का विषय होता है और नैतिकता का एक निश्चित मापदंड होता है, आचरण का मूल्यांकन होता है, जिसके आधार पर हम उसके कार्य को उचित और अनुचित करते हैं। फिर जो नैतिक निर्णय, अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब निर्णय लेने वाला निर्णायक जो करता है, निर्णय लेने वाला निर्णायक जो अहम भूमिका निभाता है, उसकी क्षमता पर भी नैतिक निर्णय निर्भर। कभी-कभी वो क्षमता से ज़्यादा अगर कोई निर्णय लेता है और वो कार्य को कर नहीं पाता है, तो उसके कार्य को हम पूरी तरह से नैतिक नहीं कह पाते हैं। अब नैतिक निर्णय की आलोचना भी होती है। जैसे आलोचना में हम उसका शुभ अशुभ के आधार पर उसकी आलोचना करते हैं। कभी-कभी हम परिणाम को ध्यान में रख के उसकी आलोचना कर देते हैं। तो कभी-कभी हम ऐसा भी होता है, उसके प्रयोजन या उसका इंटेंशन के आधार भी हम उसकी आलोचना करते हैं और हम उसका विवेचना करते हैं। तो नैतिक निर्णय, एक निर्णय तो हम मान लेते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ कई कारक होते हैं जो उसके निर्णय को प्रभावित करता है और बिना किसी प्रभाव में पड़े यदि उसका स्वतंत्र निर्णय होता है, तो उसके कार्य को निश्चित रूप से नैतिक कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नैतिकता जो होता है, जैसे माँ को कड़वी बात कहना, अगर माँ को आप कोई कड़वी बात कहते हैं, तो वो हमारे कार्य को मतलब अनैतिक माना जाता है, क्योंकि वो आदर्श व्यवहार के खिलाफ होता है और उसके जो व्यवहार आचरण जो हमारा होता है, वो आदर्शात्मक किसी भी स्थिति में नहीं माना जाता है। तथ्यात्मक निर्णय वह निर्णय है जब किसी तथ्य या घटना का वर्णन करते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, चीन ने भारत की लड़ाई की, या किसी निर्णय या घटना का मात्र एक तथ्यात्मक विश्लेषण है या वर्णन है, जिसके आधार पर हम उस घटना की विवेचना करते हैं। लेकिन जब नैतिक निर्णय लिया जाता है, तो उसका निर्णय अन्य निर्णयों से भिन्न होता है। नैतिक निर्णय अन्य निर्णयों से भिन्न होने के बावजूद भी उसका अपना अस्तित्व होता है। नैतिक निर्णय में हम ये भी कहते हैं, हिंसा पाप है, हिंसा गलत है, चोरी करना अपराध है, किसी को सताना अपराध है, पशुओं को तंग करना अपराध है। तो ये सब हमारा आदर्शात्मक निर्णय कहलाता है और आदर्शात्मक निर्णय एक नॉर्मल निर्णय से मतलब आदर्शात्मक निर्णय को एक नैतिक निर्णय ही माना जाता है। अब यहाँ पर एक अहम तथ्य यह भी है कि तथ्यात्मक निर्णय होता है, जैसे कि मैकेंजी का ने कहा है, नैतिक निर्णय कर्म का विषय नहीं है, बल्कि निर्णय का विषय है। इसका निरूपण किया जाता है, हमारे द्वारा जो निर्णय किया गया है उसका विश्लेषण किया जाता है और जब निर्णय कोई समाज में प्रभाव डालता है, तब हम उस पर विवेचना करते हैं। तो नैतिक निर्णय के अलग अलग आयाम हैं। अब हम देखेंगे कि नैतिक निर्णय जो होता है, उसमें सत्य और असत्य की दृष्टि में रखकर हम आलोचना भी करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ सुंदर हो तो हम कहते हैं ये सुंदर चीज़ें हैं, और कोई कुरूप है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ नैतिक निर्णय उसके अंदर का जो गुण है, उस
के आधार पर हम उसका सुंदरता और कुरूपता से आलोचना करते हैं। उसी प्रकार कोई भी निर्णय लेते हैं तो सत्य और असत्य दो कोटियों में बांधकर भी हम उसकी आलोचना करते हैं। यदि वो सत्य को मान लिया जाए, कोई आदमी सत्य बोल रहा है तो हम कहते हैं वो आदमी सत्य बोल रहा है, और कभी हम उसके वाणी में गलती पकड़ते हैं तब हम कहते हैं वो आदमी झूठ बोल रहा है, जो कि गलत है। हम उसके आचरण को सत्यता और असत्यता के आधार पर भी निर्णय करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र में जो नैतिक निर्णय होता है, नैतिक निर्णय तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में अलग होता है। अगर किसी चीज़ कोई दुनिया में खूबसूरत है या कोई भी चीज़ बदसूरत है तो उसको नैतिक निर्णय नहीं कहा जा सकता है। खूबसूरती और बदसूरती यह प्राकृतिक अ, है, और वो हमारे मतलब वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन देखिए, कोई प्रकृति का मनोरम दृश्य होता है तो हम उसमें ये कहते हैं कि किस प्रकार वो दृश्य कितना खूबसूरत है, और हम उसकी तारीफ प्रकृति का वो मनोरम दृश्य का लगातार हम तारीफ करते रहते हैं। फिर जब वहाँ से मान लिया जाए किसी हिल स्टेशन है या कहीं से लगातार गिरता है, पहाड़ टूट कर गिर जाती है और पूरा पेड़ पौधा बिखर जाता है, और वहाँ पे खंडहर टाइप का अगर बन गया है मतलब किसी तरह, चाहे वो ब्रस्ट ऑफ रेन हो या बादल फटने से या फिर किसी कारण से, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही गंदा दृश्य है। तो इसको हम नैतिक निर्णय नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल नैतिक निर्णय से अलग है। हम नैतिक निर्णय ऐच्छिक कर्म और जो स्वयं हमारे बस में है उस पर हम बोल सकते हैं। प्रकृति की घटना पर हम नैतिक निर्णय नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर एक बाध्यता और भी है कि पुनः जो कर्म करता है और कर्म के आधार पर संतोष और असंतोष, इसके आधार पर भी नैतिक निर्णय दिया जाता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संतोष के आधार पर, किसी चीज़ को संतुष्ट हो तो आप जो निर्णय करते हैं उसके आधार पर हम निर्णय को उचित अनुचित और शुभ अशुभ भी मानते हैं। लेकिन किसी को संतोष दिलाना और कोई हमारे व्यवहार से असंतुष्ट होना, ये हमारे नैतिक निर्णय के प्रभाव के कारण होता है। लेकिन वो अगर हम स्वतंत्र रूप में ले रहे हैं तो उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब दूसरा उससे प्रभावित हो रहा है और उस आधार पर, संतुष्टि के आधार पर आलोचना कर रहा है, या असंतुष्ट होने पर मतलब असंतुष्ट होने के कारण आलोचना कर रहा है, तो इसके लिए अगला उसका निर्णय ले रहा है, हम निर्णय नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि कभी-कभी संपत्ति इत्यादि के मैटर पर भी निर्णय लिया जाता है। तो संपत्ति के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं, मान लिया हमारी संपत्ति है, किसी ज़रूरतमंद है, उसको हमने दान दिया है, तो हमारी संपत्ति को नैतिक निर्णय माना जाता है कि इसमें हम स्वतंत्र थे, वो ज़रूरतमंद है, हमने दान दिया है, ठीक है। लेकिन अगर दिखावे के लिए हम दान दे रहे हैं, हमारा इंटेंशन केवल पॉपुलैरिटी के लिए हुआ है, तो उसको अच्छा नैतिक निर्णय नहीं माना जाएगा। हमारा निर्णय आदर्शात्मक भी होनी चाहिए, दिखावा के लिए नहीं। अब देखिए, नैतिक निर्णय और वैधानिक निर्णय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मेरी इच्छा हो तो हम किसी को मदद कर सकते हैं, अगर मेरी इच्छा नहीं हो तो हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, ये एक नैतिक निर्णय। लेकिन वैधानिक निर्णय वो होते हैं जो अमुक कानून बनाया जाता है, जो सरकार जनता पर या अपने समाज के लोगों पर उसका पालन कराती है, और नहीं करने पर दंड का वहाँ पर प्रावधान किया गया है। लेकिन नैतिक निर्णय में दंड का प्रावधान नहीं होता है, वो आपको आत्मसंतुष्टि होती है या मतलब आपके आचरण की आलोचना होती है, उसका स्पेशल दंड की व्यवधान नहीं किया है। तो नैतिक निर्णय वैधानिक निर्णय से भिन्न है। जैसे मान लिया जाए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, आप किसी को सता नहीं सकते हैं, वो उसके तहत
वो आपको मतलब अपील कर सकता है कि फलाना द्वारा हमें सताया गया है जिससे हमारे जीवन को खतरा है। वो अपील कर सकता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर हम किसी को मदद माँग रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो वो आदर्शात्मक निर्णय है। आप उसके लिए किसी को मतलब दंडित नहीं कर सकते हैं कि हमने मदद नहीं की है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जो नैतिक निर्णय होता है वो मनोवैज्ञानिक भी होता है, क्योंकि मानव जो होता है वो एक बौद्धिक के साथ-साथ इमोशनल है और इमोशन से परिपूर्ण होकर, संवेदनाओं से परिपूर्ण होकर वो निर्णय लेता है। जो भी निर्णय उसके द्वारा होता है उससे समाज प्रभावित होता है और समाज पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नैतिक निर्णय उसमें एक अहम भूमिका निभाती है, जिसमें नैतिक निर्णय एक अहम भूमिका निभाती है। तो नैतिक निर्णय का वहाँ पर रोल बहुत ही अच्छा होता है। और जब व्यक्ति नैतिक निर्णय एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोच कर देता है, तो उसका ये इम्पैक्ट भी वैसा ही होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि हम भले कहते हैं कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, साथ में वो एक मनोवैज्ञानिक भी है, लेकिन अगर वो निष्पक्ष और ऐच्छिक रूप से निर्णय लेगा, तभी उसका निर्णय नैतिक कहलाएगा। वो किसी अभियोजन और पर्याय के हिसाब से भी देखें तो दोनों 2 चीज़ें हैं। खाली कभी-कभी लोग परिणाम को ध्यान में रख के कार्य करते हैं, कभी-कभी इंटेंशन को ध्यान में रख के कार्य होता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना कर्तव्य समझकर निर्णय करते हैं। तो ये तीनों अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। अब हम अगली कक्षा में नैतिक निर्णय के दूसरे टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।